अगर जो आपने दो संख्या लिखा है और बीच में धन या ऋण का चिन्ह है तो द्विपद हो जाएगा। उदाहरण, अब देखिए यहाँ मैंने ये एक पदी लिखा है, यहाँ भी एक पदी लिखा है, लेकिन मैंने अगर जो बीच में धन या ऋण का चिन्ह लगा दिया तो इसको हम द्विपद कहेंगे। और उसी तरह से त्रिपद, देखिए ये एक पद है, ये भी एक पद है और ये भी एक पद है, लेकिन अगर जो मैंने यहाँ मान लीजिए धन डाल दिया और यहाँ ऋण का चिन्ह लगा दिया तो अब यहाँ 1 2 3 टर्म हो गए, तो इसे हम त्रिपद कहेंगे। तो आपको एक पद, द्विपद और त्रिपद की संकल्पना जो है स्पष्ट हो गई है। अब मैं एक पद लेता हूं, उसका गुणनखंड कैसा निकालेंगे, फिर द्विपद लेकर उसका गुणनखंड कैसा निकालेंगे, हम क्रमवाइज जाएंगे। अब यहाँ मान लीजिए कि मैंने एक संख्या एक पदी लिखा है। मोहन सर, अब मुझे यस सर सर जो टॉपिक का आपने नाम एक्सप्लेन किया ना, हाँ उसको जरा फिर से कीजिए ना, फिर से रिकॉर्ड नहीं हो पाया वो। अच्छा, वापस से शुरुआत करूं। आज का हमारा बैजिक राशियों के गुणनखंड। अब हम जानेंगे कि बैजिक राशि किसे कहते हैं। तो जब हम संख्या और चरांक दोनों साथ में लिखते हैं, यहाँ 6 जो है ये 6 हमारी संख्या है नहीं आया और x और y हमारा चरांक है। तो जब संख्या और चरांक दोनों मिक्स करके लिखेंगे, साथ में लिखेंगे, उसे हम बैजिक राशि कहेंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि चरांक क्या है। तो इंग्लिश अल्फाबेट ए और जेड से, ए से लेकर जेड तक 26 अल्फाबेट होते हैं। तो गणित में यही ए से जेड तक की जो आपका अल्फाबेट है उसे हम गणित में चरांक कहते हैं। और इन चरांक का प्रयोग करके संख्या के साथ अगर जो लिखा जाएगा तो उसे हम बैजिक राशि कहेंगे। जैसे मान लीजिए ये 18 हमारी संख्या है, चरांक मैंने x लिया और यहाँ y का घात ले लिया, तो ये हमारी बैजिक राशि होगी। अब आइए हम आगे समझते हैं कि एक पद, द्विपद और त्रिपद क्या होता है। जैसे अभी मैंने यहाँ लिखा 18 18x² बीच में कहीं भी आपको धन या ऋण नहीं दिखाई दे रहा है। अगर जो बीच में चिन्ह नहीं है तो हम उसे गुणा का चिन्ह कहते हैं। वो समझ में आता है कि बीच में अगर कोई संख्या के बीच में चिन्ह नहीं है तो गुणा का चिन्ह होता है। तो इसे एक पद कहेंगे। बीच में आपको कहीं भी धन और ऋण नहीं दिखाई दे रहा है तो इसको क्या कहेंगे, एक पदी या एक पद। इंग्लिश में इसको मोनोमियल कहा जाता है। उसी तरह से अगर जो आपने दो पद लिखा, अब जैसे यहाँ जो है उदाहरण πx² -15x³ यानी 5x का घात 2 और ऋण 15x का घात 3। अब यहाँ आप ध्यान दीजिए, देखिए ये यहाँ एक टर्म है, यहाँ दूसरा टर्म है, बीच में जो है ऋण डाला गया है, तो इसे हम द्विपद कहेंगे, द्विपद। और इसी तरह से अगर जो 3 टर्म होगा तो उसे हम त्रिपद कहेंगे। तो यानी हमें क्या करना है कि जो एक पद है उसे धन या ऋण से अलग अलग किया रहेगा, आपको बीच में देखना है। जैसे यहाँ इस उदाहरण में जैसे ये एक पद था और ये दूसरा पद था और दोनों के बीच में ऋण का चिन्ह है, तो ये 2 टर्म हो गए, इसलिए हमने इसे द्विपद कहा। अब उसी तरह से मैं आपको त्रिपद का उदाहरण देता हूं। मैं 6xyz धन 24xy² धन 12x²y। अब यहाँ देखिए कितने पद हैं, ये 1, ये 2, ये 3 और बीच में धन, यहाँ भी धन या ऋण कुछ भी हो सकता है। तो यानी 3 टर्म हो गया, यानी ये त्रिपद हो गए। अब आइए हम इनका गुणनखंड कैसा निकाल सकते हैं। तो अभी हम एक एक करके गुणनखंड
निकालने की जो है प्रक्रिया को सीखेंगे। अब जैसे मान लीजिए कि मैंने ये एक पद लिखा, का गुणनखंड निकालने के लिए आप 18 का जो है गुणनखंड निकाल दीजिए। 18 का जो है 3 छक्के 18 या 2 के पार्ट में भी आता है। एक दूनी 2, 2 9 18 होता है, तो 2 गुणे 3 गुणे 3, और यहाँ x एक बार है, y घाते 2 यानी y का गुणा y होगा, y में होगा। तो ये हमने जो है एक पद का गुणनखंड निकाला। कोई भी एक पद होगा तो उसका गुणनखंड हम इस तरह से निकालते हैं। यहाँ जो है हमें एक लिखने की एक्चुअली आवश्यकता नहीं होती, वो समझ में आता है कि एक जो है सभी का गुणनखंड होता है। अब उसी तरह से यहाँ 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे x गुणे x गुणे x, तो ये हमने क्या देखा, हमने एक पद का गुणनखंड निकाला। अब आइए हम इसी तरह से द्विपद का हम गुणनखंड निकालते हैं। और यहाँ जो एक है, ये एक लिखने की आवश्यकता एक्चुअली नहीं होती, वो समझ में आता है कि एक जो है सभी का गुणनखंड होता है। अब मैं यहाँ द्विपद का उदाहरण लेता हूं और उसका गुणनखंड आपको निकालकर बताता हूं कि किस तरह से हम द्विपद का गुणनखंड निकालेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि ये जो एक पद है, ये आपका जो ये एक पदी है, ये भी एक पदी, आप इनका जो अभी मैंने जो तरीका बताया उस तरीके से पहले आप गुणनखंड निकाल लीजिए। तो देखिए इसका जो गुणनखंड होगा, एक लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, 2 गुणे 3 गुणे x गुणे y, बीच में धन का चिन्ह है, मैंने धन का चिन्ह लगा दिया। अब 18, तो 18 के लिए आप क्या लिखेंगे, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे x, और y जो है यहाँ 2 बार है, तो y गुणे y। अब हम दोनों पक्षों में जो भी सामान्य पद है उसको हम मार्क करके ले लेते हैं। तो अभी देखिए यहाँ जो है 2, यहाँ भी 2 है, 3 और यहाँ भी 3 है, चरांक यहाँ x और यहाँ चरांक x, y और यहाँ y। तो इसमें हम क्या कहेंगे, सामान्य पद या सामान्य गुणनखंड कहेंगे। अपना जो भी रहे, ये तो ये खुद लिखने वाला। तो ये देखिए जो दोनों में जो कॉमन है वो है 6xy। यहाँ जो है एक बच गया है, क्योंकि एक क्यों बचा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि एक जो है सभी का गुणनखंड होता है। यहाँ आपका 3 बचा है और y बचा है, तो आपका 3y, ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका जो है कि अगर जो आपको फटाफट करना है, बहुत तेजी से सवाल लगाने हैं, तो पहले हम क्या करेंगे, 6, यहाँ संख्या 6 है और यहाँ संख्या 18 है, इसका आप क्या करेंगे, मसावी निकालेंगे, महत्तम सामान्य विभाजक। ये आपने पिछली कक्षा में पहले से आपने पढ़ा है कि मसावी कैसे निकालते, 7वीं में आपने सीखा होगा। तो अब मैं यही सवाल जो है आपको दूसरे तरीके से बताता हूं कि हम तेजी से कैसे लगा सकते हैं। तो भाई इस सवाल को मैं फिर से लिखता हूं। अब देखिए जो हमने पहला जो सवाल किया था, दूसरे तरीके से हम इसका गुणनखंड निकालेंगे। तो देखिए पहला इस संख्या पे ध्यान दीजिए 6 और यहाँ संख्या है आपका 18। 6 और 18 का आप मसावी निकाल दीजिए। तो 6 और 18 का जो मसावी होगा वो होगा आपका 6। अब आइए चरांक पे जाते हैं। हमें क्या देखना है कि इन दोनों पक्षों में यहाँ और यहाँ कौन से चरांक जो दोनों साइड पे हैं। तो जैसे आपको दिखाई देगा कि भाई x है और यहाँ भी x है, तो जो भी आपको चरांक दिखाई दे रहा है वो आपका सामान्य गुणनखंड या उसे हम कॉमन टर्म कहते हैं, उसको बाहर लिख लीजिए। तो यानी x जो है दोनों पक्षों में, इसलिए मैंने यहाँ x ले लिया। अब उसी तरह से यहाँ देखिए y और यहाँ y का वर्ग है, तो जो सबसे छोटा चरांक होगा हम उस छोटे चरांक को लिखेंगे। तो यानी कहने का अर्थ है कि 6xy जो है दोनों पक्षों में कॉमन टर्म है या सामान्य पद है। अब कोष्टक बनाइए। अब चूंकि यहां से आपने 6xy पहले ले लिया है बाहर कोष्टक के बाहर, तो यहाँ आपका 1 बचेगा, क्योंकि 1 जो है वो सभी का गुणनखंड होता है। तो यहाँ हमारा 1 आएगा धन। अब 6 का पारा आप कितनी बार पढ़ेंगे कि 18 आएगा,
तो 6 का पहाड़ा आप 3 बार पढ़ेंगे, 6 3 18। अच्छा, चरांक आपने x पहले ले लिया है, यहाँ y 2 बार है, एक y आपने पहले लिया हुआ है, इसलिए केवल यहाँ y आएगा। तो ये होता है दूसरा तरीका। आइए हम कुछ और उदाहरण लेते हैं। अगर जो आपको ये द्विपद का गुणनखंड निकालने की संकल्पना स्पष्ट हो जाएगी, तो आगे जो घटक हम लेने वाले हैं या जो त्रिपद का गुणनखंड निकालने वाले हैं वो बहुत आपको आसान हो जाएगा। तो मैं दूसरा सवाल लेता हूं। अब देखिए यहां सवाल है 5x² - 15x³ तो मैंने अभी आपको क्या कहा कि पहले आप संख्या पे ध्यान देंगे। यहाँ संख्या 5 है और यहाँ 15 है। पहला काम आपको क्या करना है, इस संख्या में दोनों संख्या 2 या 3 जो भी होगा, आपका त्रिपद होगा तो 3 संख्या होगी, तो आपको पहला मसावी निकालना है। तो 5 और 15 इसका मसावी आप निकालिए, तो आपका मसावी हो जाएगा 5। आपने जो 5 क्या किया है, ये मसावी निकाला है। अब आइए हम चरांक पे जाते हैं। अब देखिए यहाँ चरांक x घाते 2 है और यहाँ x घाते 3 है, तो जो सबसे छोटा चरांक है उसको आप लीजिए। तो x घाते 2 और x घाते 3 में छोटा चरांक हमारा हो जाएगा x घाते 2। ये हमने ले लिया। अब कोष्टक बनाइए। अब चूंकि यहाँ आप 5x² पहले ले चुके हैं तो क्या बचेगा 1, क्योंकि 1 जो है वो सभी का गुणनखंड होता है, तो यहाँ आएगा 1 ऋण। अब 5 का पहाड़ा पढ़िए, 15 में कितनी बार जा सकता है, तो 5 से आई 15 और यहाँ x घाते 2 है और यहाँ x घाते 3 है, यहाँ आपका x घाते 3 है, तो यानी कहने का अर्थ है कि आपके पास 1 x बचेगा, क्योंकि आपने 2 बार x बाहर ले चुका है। यहाँ 3 बार x था तो आप 2 बाहर ले चुके हैं। यहाँ आपने क्या किया, 2 बार आपने बाहर लिया हुआ है और यहाँ कितना है, 3 बार है, तो आपका 1 बार x जो है वो बच जाएगा। तो इस तरह से हम जो है द्विपद का गुणनखंड निकालते हैं। अब आइए हम त्रिपद की चर्चा करते हैं। त्रिपद का गुणनखंड कैसे निकालेंगे, तो मैं आपको उसका भी एक उदाहरण दे देता हूं। अब देखिए यहां मैंने एक त्रिपद लिख दिया, 6xyz प्लस 24 x y का वर्ग धन 12 x का वर्ग y। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, संख्या पे ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ है 6, यहाँ है 24, यहाँ है 12। अब 6, 12, 6, 24 और 12, अब इनका आप मौसावी निकालिए। तो मौसावी क्या होगा, 6 होगा। 6, 24 और 12 महत्तम सामान्य विभाजक, ये हो गया 6। अब आइए चरांक पे आते हैं। तो अब हमें कैसे, किस तरह का चरांक ढूंढना है जो तीनों में हो आप, क्योंकि यहाँ आपके पास 3 टर्म है, ये त्रिपद है। तो देखिए कौन कौन से चरांक जो तीनों में है उसको मैं मार्क करता हूं। तो जैसे यहाँ देखिए x है, यहाँ भी x है और यहाँ x का वर्ग है, मतलब कहने वाला चरांक x है। तो इसमें जो सबसे छोटा चरांक है उसको आप बाहर लेंगे। तो तीनों में से सबसे छोटा कौन है, x है, वो x आपका बाहर हो गया। अब हम आइए दूसरे चरांक पे जाते हैं y। तो देखिए यहाँ y है, यहाँ भी y है और यहाँ भी है, लेकिन सबसे छोटा जो होगा वही आपको लेना है। तो छोटा चरांक y होगा। अब तीसरे चरांक की अगर जो हम बात करें तो यहाँ z है, मगर बाकी जगहों पे नहीं है। पहले पद में ही z है, चरांक z है, लेकिन दूसरे पद और तीसरे पद में z नहीं है। तो z जो है हमारा सामान्य पद नहीं हो सकता। अब कोष्टक जो है आप बंद कर कोष्टक लगाइए। अब यहाँ पहले टर्म पे आ जाइए। देखिए आपने 6 बाहर ले चुके हैं, x बाहर ले चुके हैं आप और y बाहर ले चुके हैं, तो यहाँ आपके पास केवल z बचेगा, धन का चिन्ह। अब 6 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि 24 आएगा, तो 6 चौको 24। आइए चरांक की बात करते हैं। आप x पहले ही ले चुके हैं यहाँ और y भी ले चुके हैं, लेकिन यहाँ y घाते 2 है, यानी कहने का मतलब कि y 2 बार है, तो एक y आपका यहाँ बच जाएगा, धन। अब 6 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 12 आएगा, तो 6 का पहाड़ा आप जो है 2 बार पढ़ेंगे, 6 दूनी 12। और चरांक यहाँ x घाते 2 है, देखिए यहाँ x घाते 2 है, आपने एक x बाहर लिया हुआ था तो आपके पास ऑब्वियसली एक x बच जाएगा। y आप बाहर ले चुके हैं तो y आएगा ही नहीं। तो इस तरह से आपने जो है त्रिपद का गुणनखंड निकाल दिया। अब मान लीजिए कि 4 पद हो जाएंगे, क्योंकि ये सीखना जरूरी है 4 पदों का, क्योंकि तभी हम आगे जो है द्विघात समीकरण का जो है गुणनखंड
निकाल पाएंगे तो मैं एक सवाल और ले लेता हूं और फिर आपको जो है मेन सवाल आपको बता दूंगा मैं। अब देखिए यहाँ जो सवाल है 15xy धन 25x धन 9y धन 15। तो हम क्या करेंगे, पहला काम करते हैं कि हम जोड़ी जोड़ी करते हैं, ये द्विपद पकड़ लेते हैं, ये द्विपद ऐसा पकड़ लेते हैं। अब हम आइए पहले समूह में जाते हैं। पहले समूह में आप अगर जो ध्यान देंगे तो देखिए यहाँ आपका 15 है। पहले हम संख्या पे विचार करते हैं, 15 और 25। तो आप क्या करेंगे, इसका मौसावी निकालेंगे। तो मौसावी क्या होगा, 15 और 25 5 होगा, आप यहाँ 5 लिख दीजिए। दूसरा हमें क्या करना है, चरांक पे ध्यान देना है। तो अब यहाँ देखिए चरांक हमारा यहाँ x है, ये चरांक जो है यहाँ x और यहाँ भी x है। तो आपका हमारा जो है एक x जो है वो बाहर आ जाएगा। अब ये y देखिए पहले में y है मगर दूसरे पद में y नहीं, तो y आएगा नहीं, आप कोष्टक बनाइए। अब 5 का पहाड़ा आप कितनी बार पढ़ेंगे कि 15 आएगा, तो 5 तिहाई 15, चरांक आप x बाहर ले चुके हैं तो यहाँ आपका कोष्टक में y आ जाएगा। धन, अब 5 का पहाड़ा आप कितनी बार पढ़ेंगे कि 25 आएगा, तो 5 का पहाड़ा हम 5 बार पढ़ेंगे। और चरांक x हम पहले बाहर ले चुके हैं तो अब यहाँ वापस x आएगा नहीं, कोष्टक बंद। अब आइए हम दूसरे पद की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ संख्या पे हम विचार करेंगे, यहाँ 9 है और यहाँ है 15। तो 9 और 15 इसका मौसावी निकालिए। तो 9 और 15 का आपका मौसावी होगा 3, तो इसलिए 3 बाहर आएगा। अब यहाँ पहले पद में यहाँ y, यहाँ जो है चरांक y है मगर यहाँ नहीं है, दूसरे पद में नहीं है, तो चरांक बाहर नहीं आएगा, कोष्टक। अब 3 का पहाड़ा आप कितनी बार पढ़ेंगे कि 9 आएगा, तो 3 का पहाड़ा हम 3 बार पढ़ेंगे, 3 तिरिक 9, और यहाँ चरांक y आपका बच गया तो y आएगा। बीच में धन का चिन्ह है, धन का चिन्ह डालिए। अब 3 का पहाड़ा आप कितनी बार पढ़ेंगे कि 15 आएगा, तो 3 पचे 15। अब हमें एक चीज और करना है कि जैसे अभी हमने गुणनखंड तो निकाला, अब आप यहाँ देखें कि देखिए ये और ये वापस से सामान्य पद है, दोनों कोष्टक में एक ही जैसा उत्तर आ रहा है, यानी ये सामान्य पद हो गया। तो 3y + 5 ये बाहर आ जाएगा आपका। तो देखिए अभी यहाँ 3y + 5 ये आपने बाहर ले लिया। दूसरा कोष्टक बनाएंगे। अब देखिए यहाँ आपके पास जो है 5y है, 5x है, सॉरी, तो ये 5x और यहाँ जो है धन 3। तो अब जाके जो है आपका ये गुणनखंड पूरा हो गया। तो बच्चों मैं आशा करता हूं कि आपको जो है ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि जब हम अगला जब लेंगे द्विघात का समीकरण तो उसमें इसी तरह की क्रिया हमें करनी होती है। तो मैं एक उदाहरण आखिरी ले लेता हूं और उसके बाद मैं आपको द्विघात का समीकरण जो है कैसे गुणनखंड निकालते हैं वो मैं शुरुआत कर दूंगा। मैं तो देखिए यहाँ जो है एक प्रश्न है, मोहन 2x² सर + 9x। सरोज यादव हैंड रेस yes। कर रहे हैं, उनसे उनका सवाल ले लिए। सरोज जी, हाँ बोलिए। सरोज जी को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, उन्होंने हैंड रेस किया है। हाँ हाँ पूछिए जी। सरोज यादव, हाँ पूछिए सरोज जी, पूछिए। सरोज यादव। हाँ सर, गलती से है, रेड हुआ है, बटन गई है, ठीक कर रहा हूँ। ओके 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 सर, कंटिन्यू कीजिए आप। ओके। आवाज आओ तो ठीक है, देखिए यहाँ हम उसी तरह से करेंगे। पहले आप अगर जो जैसे 4 पद है तो 2-2 की आप जोड़ी कर दीजिए। उसके बाद आपको पहले क्या करना है, संख्या पे ध्यान देना है। तो आप पहला जो समूह है उस पे आइए
और पहले समूह में आप देखिए यहाँ संख्या 2 है और यहाँ 9 है, तो आपको पता होगा कि 2 और 9 एक किसी और किसी पाड़े में नहीं जाएंगे, तो हमारा जो मसावी होगा वो हमारा 1 होगा। तो मैं यहाँ 1 लिख दूंगा। ऐसे 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है, समझ में आता है कि 1 नहीं लिखा जाता है, यानी वो 1 मान के चलते कि वो 1 है। अब आइए चरांक की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ x घाते 2 है और यहाँ x है, तो जो सबसे छोटा चरांक है, अब यहाँ x 2 बार है, वहां x एक बार है, तो स्वाभाविक है कि जो छोटा होगा वो हमारा x ही होगा। तो जो सबसे छोटा चरांक होगा उसको आप बाहर कर लीजिए। तो ये आपका सामान्य पद हो गया। अब कोष्टक बनाइए। 1 का पहाड़ा आप कितनी बार पढ़ेंगे कि 2 आएगा, तो यहाँ 1 दूनी 2, यानी 1 का पहाड़ा मैं 2 बार पढ़ूंगा। दूसरा देखिए यहाँ चरांक जो है x घाते 2 था, आपने एक बार x बाहर ले चुके हैं, तो स्वाभाविक है कि आपके पास 1x बचेगा। अब धन का चिन्ह है, धन का चिन्ह डाल दीजिए। 1 का पहाड़ा आप कितनी बार पढ़ेंगे, 9 आएगा, तो 1 9 9, कोष्टक बंद कर दीजिए। अच्छा यहाँ x क्यों नहीं आया, क्योंकि x आप पहले यहाँ ले चुके हैं। देखिए यहाँ x आपने पहले लिया हुआ है, इसलिए यहाँ का जो x है वो नहीं आएगा। आगे ऋण। अब क्या करेंगे, दूसरे समूह पे जब हम आते हैं तो देखिए यहाँ 4 है और यहाँ 18 है, तो 4 और 18 का जो मसावी है वो निकालिए। तो 4 और 18 का जो आपका मसावी होगा वो होगा 2। अच्छा चरांक की बात करें तो दूसरे समूह में देखिए यहाँ यहाँ ही चरांक है, यहाँ चरांक नहीं है, इस साइड पे नहीं है चरांक, तो चरांक बाहर आने का प्रश्न ही नहीं उठता है। अब कोष्टक बनाइए। अब 2 का पहाड़ा आप कितनी बार पढ़ेंगे कि 4 आएगा, तो 2 का पहाड़ा मैं 2 बार पढ़ूंगा, 2 दूनी 4। अच्छा यहाँ चरांक भी आ गया क्योंकि बाहर नहीं है, तो ये आपका चरांक आ गया। अब देखिए आपने बाहर जो है ऋण का चिन्ह बनाया हुआ है, तो जब भी आपका बाहर ऋण का चिन्ह होगा तो कोष्टक के अंदर जो चिन्ह बदल जाएगा। जैसे देखिए यहाँ क्या है, ऋण का चिन्ह, आपने बाहर भी ऋण का चिन्ह लाया, तो यहाँ धन हो जाएगा, 2 9 18। क्यों, क्योंकि इसका वजह क्या है कि जब आप कोष्टक खोलेंगे तो देखिए ये ऋण और ये धन, ऋण धन ऋण होगा, तभी आपको यहाँ ऋण मिलेगा। अब ये हमने एक स्टेप पे हम आगे हैं। अब यहाँ आप ध्यान से देखें तो देखिए ये और ये सामान्य पद है हमारा, दोनों कोष्टक में एक ही उत्तर आ रहा है, 2x धन 9, 2x धन 2x प्लस 9। अब इसको आप बाहर कर लीजिए, तो 2x प्लस 9 ये आपका सामान्य पद हो गया, या आप इसे कॉमन टर्म कह सकते हैं। दूसरे कोष्टक में देखिए यहाँ 1x है, तो आप चाहे तो 1 लिखिए या मत लिखिए, वो समझ में आता है कि अगर जो किसी चरांक के आगे कुछ नहीं लिखा है यानी उसको हम 1 पकड़ते, संख्या 1 कहते हैं उसको। और यहाँ जो है ऋण 2, तो यहाँ इस कोष्टक में आएगा ऋण 2। तो अगर जो ये आपकी संकल्पना स्पष्ट हो गई तो हम आगे द्विघात समीकरण शुरू कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको अभी द्विघात समीकरण पे ले चलता हूं, उसे त्रिपद भी कहते हैं, और हम उसका गुणनखंड निकालेंगे। तो देखिए ये द्विघात समीकरण का एक उदाहरण है। x का वर्ग, हमें कैसे पता चला कि ये द्विघात समीकरण है, तो जो भी सवाल शुरू होगा सबके आगे जो चरांक पे घात 2 होगी। मैं देखिए यहाँ इस टर्म की बात कर रहा हूं, इसे वर्ग पद भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, वर्ग पद, इसे कहते हैं मध्य पद, और इसे कहते हैं स्थिर पद। 3 पद होंगे आपके, और जितने भी अभी हम सवाल करेंगे सब पे घात 2 होगा, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, द्विघात समीकरण, और इसे त्रिपद भी कहा जाता है। अब इसका गुणनखंड कैसे निकालेंगे, आइए हम उस प्रक्रिया को सीखते हैं कि अब हम इसके आगे कैसे इसका गुणनखंड निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना है कि ये जो वर्ग पद है इसके आगे कौन सी संख्या है। तो अभी देखिए यहाँ संख्या दिया नहीं है, लेकिन मैंने आपको क्या कहा कि जब किसी भी चरांक के आगे अगर जो संख्या नहीं है तो उसे हम 1 मानेंगे। तो जैसे यहाँ मैंने मान लिया कि भाई ये 1 है, तो मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूं, ये आपका वर्ग पद है, पहला पद है वो वर्ग पद कहेंगे, जो बीच का पद है उसे हम मध्य पद कहेंगे, और आखिरी जो पद है थर्ड टर्म जहां 18 लिखा हुआ है वो आपका आखिरी टर्म है, तो उसे हम स्थिर पद कहेंगे।
तो हम वर्ग पद का जो गुणांक है वो 1 है। देखिए वर्ग पद का गुणांक 1 है। अब आइए स्थिर पद पे। स्थिर पद कौन सा, ये इसकी बात कर रहा हूं मैं, 18 के। तो अब 1 का गुणा आप क्या करेंगे, 18 में कर दीजिए। 1 का गुणा आप किस में कर रहे हैं, 18 में। आपका उत्तर क्या आएगा, 18। ये आपका पहला स्टेप हो गया। दूसरा, अब जो आखिरी जो पद है या जो स्थिर पद है, यहाँ आपका स्थिर पद कौन है, 18। 18 के आगे कौन सा चिन्ह लगा हुआ है उसको आप ध्यान दीजिए। तो देखिए 18 के आगे यहाँ आपको धन का चिन्ह दिख रहा होगा। यस तो हमें सर। क्या करना है कि 18 का गुणनखंड निकालना है, और इस तरह से निकालना है कि योगफल, धन का मतलब क्या होता है, योगफल। योगफल करने के बाद 9 आना चाहिए। तो जैसे देखिए एक गुणे 18 18 होता है, मगर 1 और 18 मुझे जो है 9 नहीं आएगा। देखिए 1 धन 18, आपको भी पता है कि 1 और 18 क्या होगा, 19 होगा। हमें एक लाना क्या है, 9 लाना है। तो मैं और आगे जाता हूं, 2 के पहाड़े से पढ़ता हूं, 2 9 18। 2 का पहाड़ा में जब 9 बार पढ़ा तो मुझे 18 आया, लेकिन जब मैं 2 और 9 जब जोड़ रहा हूं तो मुझे जो है 11 आ रहा है, यानी ये भी नहीं चलेगा, मुझे लाना है 9। तो मैं अभी 3 से कोशिश करता हूं। 3 छके 18, और देखिए 3 और 6 जब हम जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा। यानी हमें क्या लेना है, ये हमारा क्लिक हो गया। देखिए ये शुरुआत है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, बहुत छोटे आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे आगे जो है हम और भी ज्यादा तेजी से भी सवाल लगा सकते हैं, उसके और भी तरीके हैं। बट शुरुआत, चूंकि हम शुरुआत कर रहे हैं, इसलिए जो है हमारा जो तरीका होगा एकदम हम सरल तरीके से पहले हम अपनाएंगे, और एक बार हमें सरल तरीका समझ में आ गया तो हम अगले तरीके पे भी जा सकते हैं। तो अभी आपने क्या सीखा कि जो वर्ग पद है उसका गुणा आखिरी पद में करना होता है। तो जैसे वर्ग पद का जो गुणांक है 1 है, और जो आखिरी पद है वो हमारा है 18। तो हमने क्या किया, 1 का गुणा हमने 18 में कर दिया, हमारा उत्तर क्या आ गया, 18 आ गया। अब हमें 18 का गुणनखंड इस तरह से निकालना है। हमें कौन से चिन्ह पे ध्यान देना है कि जो आखिरी पद है इसके आगे कौन सा चिन्ह लगा है। तो जैसे धन लगा है तो आपको योगफल से निकालना है, और ऋण लगा है तो आपको घटाना है, घटा कर निकालना है। और उत्तर हमारा क्या आना चाहिए, इस मध्य पद के बराबर आना चाहिए। तो जैसे देखिए यहाँ मैंने कुछ कोशिश की, ये नहीं सक्सेस हुआ, ये नहीं सक्सेस हुआ, मगर ये सक्सेस हुआ। 3 6 18, और जोड़ने के बाद देखिए 3 और 6 जब मैंने योगफल निकाला तो मुझे जो है 9 आ रहा है। तो अब मैं इसको लिखूंगा कैसे, मध्य पद को स्प्लिट करना होता है, यानी तोड़ कर लिखना होता है। तो कैसे लिखेंगे, अब देखिए जो हमारा अगला स्टेप होगा, ये 1 1 लिखने की देखिए अवस्था नहीं है, वो समझ में आता है कि 1 है। अब मैं यहाँ जो 9x है उसको मैं लिखूंगा 3x और 6x, इस तरह से लिखूंगा। 3x और 6x का योगफल जो होगा 9x होगा। कैसे, गुणनखंड के सहायता से मैंने लिखा हुआ है। तो यहाँ मैं लिखूंगा 3x धन 6x धन 18। तो हमने क्या किया, ये जो मध्य पद होता है इसको हम तोड़ कर लिखते हैं, और इससे किस तरह से तोड़ना है अभी तक मैंने आपको वही समझा रहा था कि हमें गुणनखंड का उपयोग करना होता है। अब आइए हम क्या करेंगे, इसको 2 समूह में बांट देते हैं। ये हमारा पहला समूह हो गया और ये हमारा दूसरा समूह हो गया। अभी थोड़ी देर पहले हमने इस तरह के गुणनखंड निकाले हुए हैं। तो पहले समूह की हम बात करें तो देखिए यहाँ संख्या 1 है और यहाँ 3 है। तो 1 और 3 का आप क्या करेंगे, मसावी निकालेंगे। तो 1 होगा, 1 लिखने की आवश्यकता नहीं, फिर भी मैं आपकी समझ के लिए 1 लिख रहा हूँ। दूसरा, अब आइए चरांक पे बात करते हैं। देखिए यहाँ x घाते 2 है और यहाँ x है, तो जो सबसे छोटा चरांक होगा वो आपका बाहर आ जाएगा, वो सामान्य पद होगा। तो ये सबसे छोटा चरांक हो गया आपका x। अब कोष्टक बंद कर दीजिए, कोष्टक बनाइए। अब देखिए यहाँ x घाते 2, 1 का पारा आप एक बार पढ़ेंगे, 1 लिखने की आवश्यकता नहीं। यहाँ x 2 बार है, कहाँ की बात कर रहा हूँ, यहाँ आपका x घाते 2 है, आपने एक x को बाहर निकाला हुआ है, तो आपके पास एक x बच जाएगा। धन का चिन्ह है, धन का चिन्ह डालिए। अब 1 का पारा आप कितनी बार पढ़ेंगे, 3 आएगा, तो 1 तिहाई 3। अब यहाँ चरांक नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आप x बाहर ले चुके हो, कोष्टक बंद। अब आइए दूसरे समूह पे जाते हैं। तो दूसरे समूह पे जाने से पहले आप संख्या विचार कीजिए। तो देखिए यहाँ 6 है और यहाँ 18 है। तो पहला आप क्या करेंगे, 6 और 18 का मसावी निकालेंगे। तो 6 और 18 का जो आपका मसावी है वो होगा 6, कोष्टक। अब ये देखिए यहाँ चरांक क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 6 के आगे चरांक है मगर 18 के आगे चरांक नहीं है।
तो इसलिए जो x जो है वो बाहर आने का प्रश्न ही नहीं उठता है। तो 6 का पढ़ आप एक बार पढ़ेंगे, एक लिखने का आवश्यकता नहीं है। आप चाहे तो एक लिख सकते हैं, कोई बुराई नहीं है, और नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि उसकी आवश्यकता नहीं है। अब देखिए 6 कम 6 और ये एक चरांक आ गया x। अब 6 का पढ़ आप कितनी बार पढ़ेंगे कि 18 आएगा, तो 6 3 18। अब दोनों कोष्टक पे आप ध्यान दीजिए, तो जब आप दोनों कोष्टक को ध्यान से देखें तो आपको क्या दिखेगा कि ये x धन 3 दोनों कोष्टक में एक जैसा उत्तर आ रहा है। यहाँ एक नहीं आने वो समझ में आ रहा है कि देखिए यहाँ आप समझ बोले कि वहां एक है यहाँ एक नहीं, मतलब ये एक होता है ये होता है, एक लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। अब दोनों कोष्टक आपके समान हो गए तो ये आपका जो सामान्य पद हो गया। आप इसको फिर से बाहर कर लीजिए, तो देखिए यहाँ x धन 3 मैंने बाहर ले लिया। अब यहाँ मेरे पास क्या बचा है 1x, वो दूसरे कोष्टक में आएगा। 1x को मैं खाली x लिख सकता हूँ, वो एक बार बार मैं आपको कह रहा हूँ कि एक लिखने की आवश्यकता नहीं, वो समझ में आता है। और यहाँ आपके पास क्या है धन 6, ये आपका। अब जाके आपका एक त्रिपद का जो गुणनखंड है द्विघात समीकरण, से क्या कहते हैं द्विघात समीकरण। तो हमने क्या किया, इसका हमने गुणनखंड निकाल दिया। अब मैं आपको एक सवाल और बताऊंगा। मैं आशा करता हूं कि जो भी मैंने आपको स्टेप बताया है ये सीखने की प्रक्रिया है, तो मैं स्लो जा रहा हूं और आपको जो है आसान तरीके से बता रहा हूं मैं। अब देखिए जो दूसरा सवाल है x घाते 2 ऋण 10x धन 9। तो एक बार मैं फिर से आपको संकल्पना पे ले जाता हूं कि देखिए ये इसको क्या कहेंगे वर्गपद, इसको कहेंगे मध्य पद, और इसको कहेंगे स्थिर पद या अंतिम पद। तो जो हमारा पहला स्टेप क्या होगा कि जो आपका वर्ग पद है उसका गुणांक क्या है। तो वर्ग पद ये x स्क्वायर है, ये आपका क्या है वर्ग पद है। इसके आगे कोई संख्या दिख रही है तो आप कहेंगे नहीं दिख रही, लेकिन मेरे कहने का मतलब कि वहां एक होता है, आपको पहले बताया एक है। तो आप क्या करेंगे इस एक का गुणा 9 में कर देंगे। तो देखिए 1 गुणे 9, मेरा उत्तर आ रहा है 9। अब मैं क्या करूंगा जो अंतिम पद है या स्थिर पद है, अब देखिए यहाँ स्थिर पद क्या है आपका धन 9 है। 9 के आगे कौन सा चिन्ह लगा हुआ है, तो ये देखिए आप जब 9 के आगे आप ध्यान देंगे तो आपको फिर से जो है धन का चिन्ह दिखाई दे रहा है। धन का मतलब होता है योगफल। तो अभी हमें 9 का गुणनखंड इस तरीके से निकालना है कि जोड़ने के बाद मुझे 10 आ जाए। तो देखिए ऑलरेडी हमने यहाँ निकाला हुआ है 1 गुणे 9, एक का गुणा जब हम 9 में करते हैं तो 9 आ रहा है, और एक में जब मैं 9 जोड़ रहा हूं तो मुझे 10 आ रहा है। लेकिन अब प्रश्न क्या उठ रहा है कि यहाँ तो ऋण का चिन्ह है, कहाँ की बात कर रहा हूँ, ये देखिए यहाँ ऋण का चिन्ह है, तो मुझे इसको इस तरीके से लिखना है कि ऋण 10 आवे। तो ऋण लाने के लिए मैं क्या करूंगा दोनों संख्या को ऋण में लिखूंगा। आपको पता ही है कि जब समान चिन्ह होता है तो भी योगफल होता है। तो यहाँ अगर जो धन होता तो मैं इसी तरीके से लिखता, लेकिन क्या है यहाँ हमारे पास ऋण था इसलिए हमने इसको जो है इस तरीके से लिखा। तो अभी मध्य पद जो है उसको आप तोड़ कर लिखेंगे। तोड़ने का अर्थ है कि जो 10x है आपका क्या दिख रहा है ऋण 10x है, तो उसको आप किस तरह से लिखेंगे ऋण 1x, या x भी लिखें तो भी चलेगा, ऋण 9x। तो इसका जो मान होगा वो होगा ऋण 10x। तो अब देखिए ये जो मध्य पद है इसको अभी मैं तोड़ दूंगा मैं, और अभी जो मेरा लिखने का जो अगला स्टेप होगा ये वर्ग पद वैसे हम लिखेंगे, और जो मध्य पद है अब हमने उसको तोड़ दिया, अब उसको हम इस तरह से लिखेंगे ऋण x ऋण 9x, और जो आपका स्थिर पद होगा वो सेम टू सेम लिखना है आपको। अब इसको आप दो समूह में बांट दीजिए, ये आपका पहला समूह हो गया और ये आपका दूसरा समूह हो गया। अब आइए संख्या पे हम विचार करते हैं। तो देखिए वर्ग पद है यहाँ एक है और यहाँ भी एक है, आपको पहले का मान के चलिए कि वो एक ही नहीं है, मतलब वो समझ में आता है कि वो एक है। तो लसा मौसा भी आपका क्या होगा एक ही होगा, एक लिखने की इसलिए आवश्यकता नहीं है। अब चरांक की बात करते हैं। तो पहले समूह में x घात देखिए यहाँ क्या है x घात 2 है और यहाँ x घात 1 है, तो जो सबसे छोटा चरांक होगा वही आपका सामान्य पद होगा। तो आप x बाहर ले लीजिए कोष्टक। अब यहाँ देखिए x घाते 2 था, आपने x को बाहर लिया हुआ है तो यहाँ आपका 1x बच जाएगा। ऋण है तो ऋण लगाएंगे, और यहाँ 1 हमने क्यों लिखा क्योंकि आप x ले चुके तो 1 ही बचेगा आपके पास। अब उसी तरह से दूसरे समूह पे आते हैं।
9 है और 9 है, तो 9 का मसा भी जो होगा आपका 9 ही होगा। ऋण है तो ऋण डाल दीजिए, 9 हो गया, कोष्टक बनाइए। अब 9 आप बाहर ले चुके हैं, चरांक क्यों नहीं आएगा बाहर? क्योंकि दूसरे समूह में 9 के पास यहाँ जो है, यहाँ ही आपके पास चरांक है, यहाँ नहीं है, तो इसलिए केवल संख्या आपकी बाहर आएगी। यहाँ हो गया x, और जब भी कोष्टक के बाहर आप ऋण का चिन्ह लगाओगे, कोष्टक के अंदर का चिन्ह जो है वो बदल जाएगा। तो जैसे यहाँ धन है, देखिए यहाँ धन था, इसलिए अब यहाँ हम कौन सा चिन्ह प्रयोग करेंगे? ऋण का। ऋण होता तो मैं धन लिखता था, और यहाँ आएगा 9 एकम 9, कोष्टक बन। अब जो अगला स्टेप है, आप देखेंगे कि दोनों कोष्टक में एक ही जैसा उत्तर आया, यही इसकी पहचान है। जब भी आप गुणनखंड निकालेंगे और अगर जो दोनों कोष्टक में एक जैसा उत्तर नहीं आ रहा है, तो समझ जाए कि आपने कहीं ना कहीं गड़बड़ी कर दिया है। हमेशा इस स्टेप के बाद जब भी आप इसको मध्य पद को स्प्लिट अप करेंगे, तोड़कर लिखेंगे, और जब अगले स्टेप पे जाएंगे, तो अगले स्टेप में जब गुणनखंड निकालने के बाद जो दो कोष्टक होंगे आपके, और दोनों कोष्टक में एक ही जैसा उत्तर आना चाहिए, और नहीं आ रहा है यानी आपने कहीं ना कहीं जो है गलत कर दिया है। तो अब अगला स्टेप क्या होगा कि यहाँ x ऋण x जो है वो आपका सामान्य पद होगा, उसको आप बाहर ले लेंगे। अब देखिए यहाँ क्या बचा? 1x, तो 1x को मैं केवल x ले रहा हूँ, और यहाँ क्या बचा है? ऋण 9, तो ऋण 9। इस तरह से जो है ये दूसरा समीकरण भी जो है पूरा हो गया। इसका हमने गुणनखंड निकाल दिया है। तो आज हमने क्या सीखा? हमने पहले ये सीखा कि बेजिक राशि क्या होती है, उसके बाद हमने क्या सीखा? एक पद, द्विपद, त्रिपद, उसके बाद द्विघात समीकरण। ये जो उदाहरण मैंने दिया वो द्विघात समीकरण का है। फिर हमने एक पद का गुणनखंड निकालना सीखा। उसके बाद हमने क्या सीखा कि द्विपद होते हैं उसके गुणनखंड कैसे निकालते हैं। फिर त्रिपद का हमने सीखा। अब मैं आपको जो है गृह कार्य के लिए कुछ सवाल दे रहा हूं मैं, और अगली कक्षा में हम इसको कंटिन्यू करते रहेंगे। तो मैं यहाँ आपको गृह कार्य शेयर कर रहा हूँ, और जो बच्चे यहाँ हैं तो गृह कार्य जो है नोट कर लेंगे और उसको हल करेंगे, और जो भी समस्या होगी हम अगली कक्षा में फिर से जो है उसे डिस्कस करेंगे, फिर से हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो मैं आपको गृह कार्य जो है दे रहा हूँ। तो देखिए ये हमारा गृह कार्य है, बच्चे आप नोट कर सकते हैं। कुछ सवाल है यहाँ जो है 11 सवाल दिए हैं, 11 14 सवाल, 14 15 सवाल है। तो इसमें से आप कुछ सवाल नोट कर सकते हैं, और आप घर में इसको अभ्यास करेंगे, और अगली कक्षा में इन सवाल से संबंधित अगर जो आपके पास कोई प्रश्न होगा तो मैं आपका जो भी समस्या होगी उसे मैं हल कर दूंगा।